एक पहेली है। भारत का एक ऐसा सेक्टर जो देश की लगभग आधी आबादी को काम देता है, लेकिन फिर भी दुनिया के मुकाबले पिछड़ क्यों रहा है? ऐसा क्यों है कि हमारे किसान जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी पैदावार कई देशों से कम है? आज हम इसी पहेली की परतों को खोलेंगे। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय केपीपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे सभी मौजूदा सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने कीमती कमेंट जरूर शेयर करें। अगर आप हमारी इस मेहनत को समर्थन देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर संभव हो तो हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपका छोटा सा योगदान हमें आपके लिए ऐसा ही उपयोगी कंटेंट लाते रहने की हिम्मत देता है। और हाँ, इस पूरी चर्चा के मुफ्त नोट्स प्रैक्टिस पीवाईक्यूज के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद हैं और हमारे लीजेंड्स यूट्यूब सदस्यों के लिए प्रीमियम नोट्स, अतिरिक्त पीवाईक्यूज और मेंस के मॉडल उत्तर हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पर हैं। उन्हें जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए आज की गहरी पड़ताल शुरू करते हैं। हमारे सामने है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का अध्याय 6, जिसका नाम है कृषि और खाद्य प्रबंधन। ये वो अध्याय है जो न सिर्फ भारत की जमीनी हकीकत बताता है, बल्कि आप कह सकते हैं भविष्य की राह भी दिखाता है। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सर्वेक्षण की पहली लाइन ही एक अच्छी खबर देती है। यह कहता है कि पिछले 5 सालों में भारतीय कृषि 4.4% की औसत दर से बढ़ी है। ये तो सुनने में काफी अच्छा लगता है ना? हाँ, ये आंकड़ा वाकई मजबूत है। पिछले कुछ दशकों में सबसे बेहतर। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। जब हम कृषि कहते हैं तो हमारे दिमाग में गेहूं, चावल की फसलें आती हैं, पर इस ग्रोथ का असली हीरो वो फसलें नहीं, बल्कि उससे जुड़े क्षेत्र हैं जिन्हें हम एलाइड सेक्टर्स कहते हैं। मतलब फसलें नहीं तो फिर क्या? मतलब गाय, भैंस और मछलियां, पशुधन यानी लाइव स्टॉक सेक्टर, वो 7% से ज्यादा, और मत्स्य पालन यानी फिशरीज लगभग 9% की शानदार दर से बढ़ा है। ओह, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका सीधा मतलब ये है कि किसान अब सिर्फ फसल पर निर्भर नहीं है। अगर मौसम की मार से फसल खराब भी हो जाए तो डेयरी या मछली पालन उनकी आमदनी को एक सहारा देता है, एक स्थिरता देता है। वाह, ये तो हमारी पहेली का पहला सुराग है कि ग्रोथ आ कहां से रही है। लेकिन पैदावार का क्या? सर्वेक्षण कहता है कि हमारा खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,577 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। तो फिर समस्या कहां है? हम वैश्विक स्तर पर कहां हैं? यहीं पर आप कह सकते हैं कहानी उलझ जाती है। उत्पादन मतलब टोटल प्रोडक्शन और उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी, इन दोनों में फर्क है। हमने उत्पादन का पहाड़ तो खड़ा कर दिया है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज यानी यील्ड में हम कई फसलों में दुनिया के औसत से पीछे हैं। जैसे चाहे चावल हो, मक्का हो या दालें, बस मूंगफली जैसी कुछ फसलों में हम बेहतर हैं। और इसका मतलब क्या है? क्या ये पूरे देश की कहानी है या कुछ राज्यों की? इसमें भी बहुत असमानता है। सर्वेक्षण बताता है कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य जो चावल के बड़े उत्पादक हैं, उनकी खुद की उपज राष्ट्रीय औसत से भी कम है। अरे, तो सोचिए हम कितनी बड़ी क्षमता खो रहे हैं। और ये वो मुद्दा है जिसे पॉलिसी बनाने वाले और यूपीएससी के पेपर सेट करने वाले दोनों ही बार बार उठाते हैं। वो यही जानना चाहते हैं कि सिर्फ ज्यादा उगाना काफी क्यों नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से उगाना ज्यादा जरूरी क्यों है। दूसरा हिस्सा ये है कि हम जमीन के हर टुकड़े से उतनी पैदावार नहीं निकाल पा रहे हैं जितनी दुनिया निकाल रही है। तो सवाल उठता है कि सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए कर क्या रही है? जरूर कुछ बड़ी योजनाएं होंगी। बिल्कुल, सरकार ने इसे एक मिशन की तरह लिया है और हर पहलू पर काम कर रही है। बीज, पानी, मिट्टी, बाजार, सब कुछ। कुछ बड़े मिशन चल रहे हैं जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, और हाल ही में दालों और तेलों पर हमारी निर्भरता कम करने के लिए भी नए बड़े मिशन शुरू किए गए हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली जरूरत होती है अच्छे बीज की। इस पर क्या हो रहा है? बीज के लिए सरकार का फोकस क्वालिटी पर है। एक उप मिशन पहले से चल रहा है और अब बजट में उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन की बात की गई है। इसका मकसद सिर्फ ज्यादा पैदावार वाले बीज नहीं, बल्कि ऐसे बीज हैं जो जलवायु परिवर्तन यानी कभी सूखा तो कभी बाढ़ को झेल सकें। और बीज के बाद सबसे जरूरी है पानी। सिंचाई के बिना तो सब अधूरा है। सही कहा। और यहीं पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आती है। इसका एक बहुत मशहूर हिस्सा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पर ड्रॉप मोर क्रॉप। हाँ, नाम से ही साफ है, मकसद है पानी की हर बूंद से ज्यादा फसल उगाना। ये ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई
जैसी तकनीकों को बढ़ावा देती है, जो सीधे खेत तक पानी पहुंचाती हैं और बर्बादी रोकती हैं। और ये सूक्ष्म सिंचाई का कॉन्सेप्ट तो ये तो मेंस में भी कई बार पूछा गया। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी विषय है। ठीक है, तो हमारे पास बेहतर बीज हैं और पानी का बेहतर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये सब जिस मिट्टी में जाएगा उस मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है? सर्वेक्षण में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जिक्र है, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दी गई है। हाँ, और ये हमारी पहेली का शायद सबसे जरूरी हिस्सा हो सकता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन सर्वेक्षण एक बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा करता है, और वो है हमारे उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स का असंतुलन। असंतुलन, इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, मिट्टी को सेहतमंद रहने के लिए 3 मुख्य पोषक तत्व चाहिए: नाइट्रोजन N, फास्फोरस P और पोटेशियम K। जैसे हमारे शरीर को प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का सही बैलेंस चाहिए। लेकिन सरकार यूरिया पर बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है, जिससे वो सस्ता मिलता है। तो किसान ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे? बिल्कुल। नतीजा, किसान जरूरत से ज्यादा यूरिया डाल रहे हैं। इससे NPK का बैलेंस बिगड़ गया है, मिट्टी की सेहत खराब हो रही है और लंबे समय में फसल की पैदावार भी घट रही है। अरे, मतलब हम सब्सिडी देकर अपनी ही जमीन को एक तरह से बंजर बना रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। क्या सर्वेक्षण इसका कोई समाधान बताता है? यहीं पर ये रिपोर्ट बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये एक बहुत साहसिक और सीधा समाधान सुझाती है। सर्वेक्षण कहता है कि उर्वरक पर सब्सिडी देने के बजाय, यानी उसे सस्ता करने के बजाय, ये पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में डाल दो। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नकद हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT। 1 मिनट, इसका मतलब है कि उर्वरक बाजार की कीमत पर मिलेगा और किसान को सरकार से पैसा मिलेगा ताकि वो उसे खरीद सके। इससे क्या बदलेगा? सब कुछ बदल जाएगा। कल्पना कीजिए एक किसान की। अभी वो सस्ता होने के कारण यूरिया ज्यादा डालता है, लेकिन जब पैसा सीधे उसके हाथ में आएगा तो वो सोचेगा, वो अपनी मिट्टी की जांच करवाएगा और उसे जो जरूरी है वही खरीदेगा। हो सकता है उसकी मिट्टी को फास्फोरस की ज्यादा जरूरत हो। अच्छा, इससे उर्वरकों का संतुलित उपयोग होगा, मिट्टी की सेहत सुधरेगी और सरकार का पैसा भी सही जगह लगेगा। ये एक ऐसा क्रांतिकारी विचार है जो पूरी सब्सिडी व्यवस्था को बदल सकता है। ये वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। चलिए, इनपुट से आगे बढ़ते हैं। खेती के लिए पैसा और मशीनरी भी तो चाहिए। छोटी जोत वाले किसानों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। हाँ, तो ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC योजना अब सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। इसे पशुपालन और मछली पालन के लिए भी खोल दिया गया है। और मशीनों के लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कस्टम हायरिंग सेंटर, CHCs। कस्टम हायरिंग सेंटर, ये क्या होता है? सोचिए, एक छोटा किसान महंगा ट्रैक्टर या हार्वेस्टर नहीं खरीद सकता, तो सरकार की मदद से गांव में ऐसे सेंटर बनाए जा रहे हैं जहां ये मशीनें किराए पर मिलती हैं। जैसे हम शहर में टैक्सी किराए पर लेते हैं, वैसे ही किसान ट्रैक्टर किराए पर ले सकता है। ये तो बहुत बढ़िया है। इससे छोटे किसान भी नई तकनीक का फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। और जब फसल तैयार हो गई तो उसे बेचने का क्या? मंडी और बिचौलियों की समस्या तो हमेशा से रही है। इस पर भी 2 बड़े काम हुए हैं। एक है 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष, AIF। इसका पैसा गांव में गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट बनाने में लग रहा है, ताकि फसल कटाई के बाद खराब ना हो। हाँ। और दूसरा है E-NAM यानी इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार। E-NAM, हाँ। ये एक ऑनलाइन मंडी है जो देश की 1300 से ज्यादा मंडियों को इंटरनेट से जोड़ती है। सैद्धांतिक रूप से हरियाणा का किसान अपनी फसल केरल के खरीदार को बेच सकता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन क्या E-NAM जैसी चीजें जमीन पर वाकई काम कर रही हैं? क्या किसान सच में इसका फायदा उठा पा रहे हैं? ये एक जायज सवाल है। तकनीक को अपनाना एक धीमी प्रक्रिया है। अभी भी कई चुनौतियां हैं, जैसे हर जगह इंटरनेट की उपलब्धता, किसानों को इसकी ट्रेनिंग देना और राज्यों के नियमों में एकरूपता लाना। लेकिन ये एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। इसने कम से कम एक देश एक बाजार की बहस तो शुरू कर ही दी है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। किसान की जेब में क्या आ रहा है? सरकार ये कैसे सुनिश्चित करती है कि उसे सही दाम मिले और उसकी आमदनी स्थिर रहे? सर्वेक्षण के मुताबिक इसके 3 मजबूत स्तंभ हैं। पहला है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP। 2018 से सरकार का दावा है कि वो लागत का कम से कम 1.5 गुना MSP तय कर रही हैं। ये किसान को एक तरह की मूल्य गारंटी देता है कि उसकी फसल एक न्यूनतम दाम पर तो बिकी जाएगी। और दूसरा स्तंभ? दूसरा है सीधा आय समर्थन यानी PM किसान योजना।
इसमें कोई लाग लपेट नहीं, सरकार सीधे पात्र किसानों के खाते में साल में किश्तों में पैसा भेजती है। अब तक 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे भेजे जा चुके हैं। ये छोटे किसानों के लिए बीज, खाद खरीदने या दूसरी छोटी-मोटी जरूरतें पूरी करने में बहुत बड़ी मदद है। और तीसरा, जो शायद अनिश्चितताओं को देखते हुए सबसे जरूरी है, जोखिम से सुरक्षा। बिल्कुल। तीसरा स्तंभ है फसल बीमा, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY। अगर बाढ़, सूखा या किसी और प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हो जाती है तो ये योजना किसानों को मुआवजा देती है। और अब इसमें भी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। डिजी क्लेम जैसे प्लेटफॉर्म से क्लेम का पैसा जल्दी मिल रहा है और सैटेलाइट इमेजिंग से फसल के नुकसान का सही आकलन हो रहा है, जिससे धांधली की गुंजाइश कम हुई है। इन सब के बीच सर्वेक्षण में फसल विविधीकरण यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर बहुत जोर दिया गया है। ये बार बार सुनने में आता है। इसका असली मतलब क्या है और सर्वेक्षण इसके लिए क्या नया सुझाव दे रहा है? विविधीकरण का मतलब है कि किसानों को दालें, तिलहन और मोटे अनाज उगाने के लिए प्रोत्साहित करना। लेकिन किसान ऐसा क्यों करेगा जब उसे गेहूं चावल पर MSP की गारंटी मिलती है? यहीं पर सर्वेक्षण एक बहुत ही क्रिएटिव आइडिया देता है। वो कहता है कि सरकार गेहूं चावल की खरीद व्यवस्था को और कुशल बनाकर जो पैसा बचाए, उस पैसे का इस्तेमाल उन किसानों को इनाम देने में करे जो अपनी मर्जी से अपनी कुछ जमीन पर दाल या तिलहन जैसी फसलें उगाते हैं। मतलब एक तरह का इंसेंटिव। हाँ, ये किसी पर जबरदस्ती नहीं है, बल्कि एक वित्तीय प्रोत्साहन है। ये किसानों को सही फैसला लेने के लिए प्रेरित करने का एक स्मार्ट तरीका है। ये वाकई एक दिलचस्प सुझाव है। तो हमने किसान और उसकी पैदावार की बात कर ली। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, देश की विशाल आबादी का पेट भरना। खाद्य प्रबंधन पर सर्वेक्षण क्या कहता है? उसे बड़े बड़े गोदामों में स्टोर करती है और फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS यानी राशन की दुकानों के जरिए गरीबों तक पहुंचाती है। अच्छा। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFC के तहत देश के लगभग 81 करोड़ लोगों को बहुत सस्ते दाम पर अनाज पाने का कानूनी हक है। और कोरोना काल के बाद इसमें क्या बड़े बदलाव आए हैं? सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के तहत अब इन 81 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त मिल रहा है। और दूसरा, एक क्रांतिकारी सुधार हुआ है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ONORC। इस पे एक आम प्रवासी मजदूर के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर बिहार का कोई मजदूर काम करने के लिए मुंबई जाता है तो उसे अपना राशन का हक छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। वो अपने उसी राशन कार्ड से मुंबई की किसी भी सरकारी दुकान से अपना अनाज ले सकता है। इसने खाद्य सुरक्षा को सच में पोर्टेबल बना दिया है। ये उन करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो काम के लिए अपना घर छोड़ते हैं। आखिर में एक सवाल जो इन सब पर भारी है, क्या ये सब कुछ टिकाऊ है, सस्टेनेबल है? क्या हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वस्थ मिट्टी और पर्याप्त पानी छोड़कर जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और सर्वेक्षण इसे नजरअंदाज नहीं करता है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY जैसी स्कीमें हैं और एक नया मिशन शुरू हुआ है, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMNF। इसका मकसद है खेती को रसायनों से मुक्त करना और गाय के गोबर और गौमूत्र जैसे पारंपरिक तरीकों को वापस लाना। ये सब उसी दिशा में कदम है कि हम उत्पादन और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बना सकें। तो इस पूरी गहरी पड़ताल का सार क्या है? अगर हमें किसी को 1 मिनट में बताना हो कि भारतीय कृषि कहाँ खड़ी है और कहाँ जा रही है, तो हम क्या कहेंगे? सार ये है कि भारतीय कृषि एक बहुत ही अहम मोड़ पर है। एक तरफ हमारे पास डेयरी और मछली पालन जैसे क्षेत्रों में शानदार सफलताएं हैं, लेकिन दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन, घटता भूजल, छोटी होती जमीनें और बाजार से जुड़ने की चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। आगे का रास्ता इन सुधारों को और तेजी से लागू करने में है। सिंचाई को हर खेत तक पहुंचाना, जलवायु अनुकूल बीजों पर रिसर्च बढ़ाना, उर्वरक सब्सिडी में सुधार करना और किसानों को दूसरी फसलों के लिए प्रोत्साहित करना। तो मतलब हमारी शुरुआती पहली का जवाब यही है कि समस्या किसी एक चीज में नहीं बल्कि कई टुकड़ों में बटी हुई है। बिल्कुल, और समाधान भी किसी एक जादू की छड़ी से नहीं होगा। सर्वेक्षण का निचोड़ यही है कि हमें मात्रा से हटकर दक्षता पर ध्यान देना होगा। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितना उगाया, बल्कि ये है कि कितने स्मार्ट और टिकाऊ तरीके से उगाया। तो यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है,
भारत अपने खाद्य सुरक्षा और किसानों की आमदनी की तात्कालिक ज़रूरतों को पर्यावरण को बचाने की दीर्घकालिक अनिवार्यता के साथ कैसे संतुलित कर सकता है, खासकर तब जब राजनीतिक मजबूरियां अक्सर लंबे समय के संरचनात्मक सुधारों पर छोटी अवधि के लोक लुभावन उपायों को तरजीह देती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर खोजना होगा। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको भारतीय कृषि की एक साफ और गहरी तस्वीर मिली होगी। जाने से पहले एक बार फिर विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि संभव हो तो हमारी मेंबरशिप में शामिल होकर हमें समर्थन दें। याद रखें, मुफ्त नोट्स टेलीग्राम पर और प्रीमियम सामग्री हमारे लीजेंड सदस्यों के लिए डिस्कॉर्ड पर उपलब्ध है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना ना भूलें। अगले प्रकरण तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।